नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आज दी इनसाइड स्टोरी की खास पेशकश है बिसात। दरअसल 2024 के चुनाव के लिए बिसात बिछाई जाने लगी है। एक तरफ विपक्षी नेताओं का जमावड़ा लग रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए है। पटना में विपक्षी नेताओं का मेला लगा, उसके बाद अब वो बेंगलुरु में इकट्ठा हो रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष के ये तमाम नेता जो एक छतरी के नीचे आ रहे हैं, क्या 2024 के चुनाव में मोदी को टक्कर दे पाएंगे? और क्या ये जो विपक्षी नेताओं की एकता सामने आ रही है, ये 2024 तक बरकरार रह पाएगी? तारीख 2 जून 2023, जगह नेशनल प्रेस क्लब, वॉशिंगटन। I believe my great-grandfather came here. 6 दिन के अमेरिकी दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी तब अमेरिका की राजधानी में वहां के नेशनल मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन उनकी एक एक बात की गूंज हजारों किलोमीटर दूर भारत में सुनाई दे रही थी और उनमें सबसे अहम थी विपक्षी एकजुटता को लेकर राहुल गांधी का दावा। If you just do the math, a united opposition will defeat the BJP on its own, without any, electoral math. करीब 1.5 महीने पहले राहुल गांधी विपक्षी एकजुटता को लेकर इतने आश्वस्त थे कि 2024 में बीजेपी की शिकस्त की भविष्यवाणी कर गए। लेकिन ये सब होगा कैसे? इसी पर विपक्षी कैंप में चल रहे मंथन का अगला पड़ाव है बेंगलुरु। बेंगलुरु जहां लगा है विपक्षी पार्टियों का जमघट। जहां राहुल गांधी तो पहुंचे ही, सोनिया गांधी भी आई, ममता बनर्जी भी पहुंची, नीतीश कुमार भी आए और अरविंद केजरीवाल भी, अखिलेश यादव भी आए और जयंत चौधरी भी, एमके स्टालिन भी पहुंचे तो उद्धव ठाकरे भी। इन सारे दिग्गजों की मंजिल एक और वो है बेंगलुरु, जहां महीने भर के भीतर दूसरी बार विपक्ष का एक बड़ा मंच सजा है। इस जमघट में शामिल हो रही हैं 26 विपक्षी पार्टियां। 2024 को देखते हुए विपक्षी एकजुटता के लिए इससे पहले 23 जून को पटना में एक बड़ी बैठक हो चुकी है। पटना वाली बैठक में विपक्ष की 15 पार्टियां शामिल हुई थी, लेकिन करीब महीने भर के भीतर ही विपक्ष के इस कुनबे में पार्टियों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। इससे कांग्रेस इतनी उत्साहित है कि विपक्ष के इस जमघट को भारतीय राजनीति के मौजूदा परिदृश्य के लिए एक गेम चेंजर बता रही है। 26 opposition political parties are here to move forward unitedly to give a solution for the common people's issues. We are very sure that this is going to be a game changer of Indian political scenario. विपक्षी एकजुटता की ये कसरत गेम चेंजर कैसे होगी, इसकी अभी परीक्षा होनी बाकी है। लेकिन पटना से बेंगलुरु तक पहुंचने में विपक्षी एकजुटता की इस कोशिश ने रंग दिखाया है। इसमें अब दलों की संख्या 15 से बढ़कर 26 हो गई है। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी को लेकर सस्पेंस खत्म हो चुका है। वहीं माइनस ये है कि एनसीपी में बगावत हो गई। समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह चौहान पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए। बेंगलोर में पटना के बाद बैठक हो रही है और भाजपा को 2/3 जनता हराने जा रही है। 2/3 यहाँ पर हैं। मुझे उम्मीद है कि देश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा करके भेजेगी। हम सब चाहेंगे कि विपक्ष पक्ष बन जाए, सरकार बन जाए, सत्ता पक्ष बन जाए। हम ये चाहते हैं कि एक परिवर्तन देश को मिले, एक अच्छा शासन जनता को मिले और इसलिए छोटी बड़ी कुर्बानियां सबको करनी पड़ेंगी। हालांकि विपक्ष की एकजुटता के एक अहम सूत्रधार शरद पवार बेंगलुरु की बैठक के पहले दिन नहीं पहुंचे। मुंबई में अजीत पवार और उनके गुट के विधायकों की शरद पवार से मुलाकात के बाद कई तरह की अटकलें लगने लगी हैं। जब बेंगलुरु में विपक्ष के नेता जुट रहे थे, तब शरद पवार मुंबई में बीजेपी के नए साथी अपने बागी भतीजे अजित पवार से मिल रहे थे।
हालांकि विपक्षी नेताओं की तरफ से बताया ये जा रहा है कि शरद पवार मंगलवार 18 जून को बेंगलुरु पहुंचने वाले हैं। जो लोग पटना में मिले थे और भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं। हमारे पास जो भी लोग हैं वो लोग हमेशा हमारे साथ हैं। हम हमेशा पार्लियामेंट के वक्त भी मिल के काम करते हैं, बाहर भी मिल के काम करते हैं, और अब बेंगलुरु में भी सभी पार्टियां वहां पर आई है। कल सुबह 10:30 बजे शरद पवार साहब बेंगलुरु पहुंचेंगे और बेंगलुरु के हमारी बैठक में वो शामिल होंगे। बेंगलुरु में हो रही विपक्ष की इस महाबैठक में 2 दिन का मंथन होना है, जिसमें प्रमुख एजेंडा ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की ओर से बीजेपी के खिलाफ साझा उम्मीदवार उतारा जाए। सभी विपक्षी पार्टियों का एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम तय किया जाए। अलायंस पॉलिटिक्स में ही लोकतंत्र का भला है, इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए। ज्यादा महत्वपूर्ण है संविधान को बचाने की लड़ाई। उसको जो ज्यादा महत्व देता है वो हमारे साथ सब इकट्ठा जुड़ रहे हैं। इस बीच विपक्षी एकजुटता को मजबूत बनाने और ज्यादा से ज्यादा दलों को जोड़ने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा दांव चला। दिल्ली और पंजाब में भले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हों, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मोदी और बीजेपी के खिलाफ दोनों ने हाथ मिला लिए हैं। इसका संकेत तब मिला जब कांग्रेस ने दिल्ली सरकार की कई शक्तियों को अपने पास लेने के केंद्र सरकार के अध्यादेश का विरोध करने का फैसला किया। पटना में हुई विपक्ष की पहली बैठक में इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तनातनी बढ़ गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के एक रणनीतिक फैसले से अब माहौल ठीक है। एक काला अध्यादेश पास किया है और मैं समझता हूं कि सभी राजनीतिक दलों ने उसका विरोध करने का फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी ने भी कल स्पष्ट रूप से कह दिया कि इस काला अध्यादेश का विरोध करेंगे पार्लियामेंट के अंदर जब राज्यसभा में ये आएगा, और ये स्वागत योग्य कदम है, हम इसका स्वागत करते हैं। तो विपक्षी एकजुटता का मंच सज चुका है, नेता पहुंच चुके हैं, कुछ नेता आने बाकी हैं। इस दूसरी बड़ी बैठक से क्या निकलता है ये तो मंगलवार शाम तक पता चल जाएगा, लेकिन विपक्ष के इस जमघट की अपनी चुनौतियां भी कम नहीं हैं। वो चैलेंज बीजेपी और मोदी से लड़ने में कितने आड़े आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।